So we'll do some problems which will be of a little higher level. A proton and an alpha particle, they both enter a region of uniform magnetic field and they move at right angles to the magnetic field. So you have to first draw a rough diagram. So let us say that the magnetic field is cross और इस रीजन में एक प्रोटॉन, ये प्रोटॉन है और ये एक अल्फा पार्टिकल है जो मूव कर रहा है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. अभी इफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट्स फॉर बोथ द पार्टिकल्स आर इक्वल, देखो चार्ज पार्टिकल जब भी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा वो एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है q v बार क्रॉस b बार और उसके कारण वो सर्कुलर मोशन करेगा. तो ये जो सर्कुलर पाथ होगा, रेडियस ऑफ द प्रोटॉन दैट विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अल्फा पार्टिकल, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग. और काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज अगर वो रोटेट हो रहा है तो इट विल बी मूविंग विद सम काइनेटिक एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन दैट इज 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज इक्वेशन 1, दैट इज इक्वेशन 2. सो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल, ये हमें कैलकुलेट करना है. तो यहाँ से चालू करो. उसके लिए आप यहाँ पे लिखेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है दैट इज प्रोवाइडेड बाय, दैट इज mv² बाय जो r होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फोर्स. तो यहाँ पे v और v को कैंसिल करते हुए यू गेट द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट इज इक्वल टू mv डिवाइडेड बाय qb. तो ये जो है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है रेडियस के लिए, ये इसको यहाँ पे डाल सकते हैं. मास ऑफ द प्रोटॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ द प्रोटॉन इनटू मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ द अल्फा पार्टिकल इनटू द मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड दोनों के केस में कांस्टेंट है, सो इसलिए दोनों को कैंसिल कर दिया. Mass of the proton is 4 times, not mass of the proton, mass of the alpha particle is 4 times the mass of the proton. Heavier होता है ना, तो 4 times the mass of the proton. ये लिख दिया यहाँ पे velocity of the alpha particle, और यहाँ पे ऐसे लिख दो. फिर charge of the alpha particle is 2 times the charge of the proton, वो भी डाल दो. तो ये दोनों कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया. तो वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन इज इक्वल टू 4 टाइम्स द वेलोसिटी, नॉट 4 टाइम्स, 4 डिवाइडेड बाय 2 है, तो 2 टाइम्स मैं लिख सकता हूं, 2 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल. अभी ये इक्वेशन नंबर 3. नाउ व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन, कंपेयर करना है ना. दैट इज हाफ m alpha v alpha square divided by half mp vp square, half of cancel. Mass of the alpha particle 4 times the mass of the proton. Okay, this is v alpha square divided by mass of the proton, and velocity of the proton is 2 v alpha uska square, that is 4 v alpha square. तो 4 4 cancel, mp cancel, v alpha square cancel, this is equal to 1. इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल is also equal to the kinetic energy of the proton for the current case. Therefore, since it's already given that kinetic energy of the proton is 1 mega electron volt, I tick mark this option. You can see that this level is slightly higher. और यहाँ पे you will have some questions in CET which will be of the slightly higher level. There are 2 identical bar magnets, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, that are fixed with their centers at distance d apart. ये जो distance है ये है d. एक stationary charge है यहाँ पे that is placed at point P, which is exactly at the center. What is the force acting on this charged particle? देखो यहाँ पे electric electrostatics यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, because there is no charged particle in the vicinity. So जो भी force experience करेगा that is only due to the magnetic force. अभी आप यहाँ पे देखो ये particle जो है ये stationary है. अगर stationary है there is no question of any force experienced by that charge. Okay, therefore I tick mark this option.
it is 0. कोई दूसरा कोई चार्ज पार्टिकल रहता, then possibly it will have a force, otherwise no. 33rd problem. So here we have a case where, there is a wire carrying current I. You can see this one as shown in the adjoining figure. The linear parts of the wire are very long and parallel to the x-axis. ये देखो ये current ऐसा flow है. You can number this. This is 1, this is 2, and this is 3. Direction of currents यहाँ पे दिखाया है. ये semi circular portion भी है यहाँ पे. ये y और ये z plane है और ये x-axis है. Find out the magnetic field at point O. That is the magnetic induction at point O. देखो एक एक वायर के कारण हम देख सकते हैं क्या है. सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सेकेंड वायर, पहला तो ये देखो ये सेमी सर्कुलर आर के फॉर्म में है, तो मैं जनरल इक्वेशन पहले लिखता हूं, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स आर थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू एनी आर्क. सर्कुलर हो सकता है, सेमी सर्कुलर हो सकता है. यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू है वो ये है, दैट इज पाई. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r, और ये देखो पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई, पाई पाई कैंसिल हो गया. म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4r. एंड व्हाट इज द डायरेक्शन? यूज द रिवर्स राइट हैंड रूल. आपको याद है रिवर्स राइट हैंड रूल, हमने पहले भी देखा था. Curl your fingers in the sense of current and thumb points in the direction of magnetic field inside the computer minus I cap. क्योंकि कंप्यूटर के बाहर आ रहा है आई कैप, अंदर आ रहा है माइनस आई कैप, तो ये मैंने यहाँ पे माइनस आई कैप लिख दिया. तो हम देख सकते हैं कि क्या इस प्रॉब्लम को यहीं पे रोका जा सकता है क्या. अभी यहाँ पे देखो माइनस, ये माइनस है, म्यू नॉट बाय 4r, ये 4r है, ये वाला है 4r, यहाँ पे भी दिख रहा है. ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा और ये आई कैप आएगा. बाकी कोई ऑप्शन में ये दिखेगा क्या? देखो यहाँ पे माइनस नहीं है, तो ये पक्का गलत है. यहाँ पे माइनस नहीं है, ये गलत है. यहाँ पे माइनस है. अभी देखो ये वाला भी सिमिलर लग रहा है. ओके, अगर सिमिलर लग रहा है तो हम यहाँ पे रोक नहीं पाएंगे, हमें ये वाला पार्ट को कैलकुलेट करना ही पड़ेगा. ओके, सो अभी देखो ये वाला करंट फ्लो हो रहा है. डायरेक्शन ये राइट हैंड रूल है, ये रिवर्स राइट हैंड रूल नहीं है. लूप के फॉर्म है तो रिवर्स राइट हैंड रूल. नॉर्मल सेमी इनफाइनाइट वायर है, सेमी इनफाइनाइट, इट इज गोइंग टू इन्फिनिटी, बट वो ओरिजिन वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है. तो अगर मैं थंब को रखूंगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और कर्ल करूंगा, मेरा फिंगर्स नीचे पॉइंट कर रहा है, नीचे नीचे पॉइंट करने का मतलब है माइनस आई कैप. तो आप देखो यहाँ पे माइनस आई कैप आना चाहिए. देखो ये माइनस और माइनस प्लस हो रहा है, माइनस आई कैप नहीं, सॉरी ये नीचे है ना, तो माइनस के कैप, जेड ऊपर है तो माइनस जेड नीचे, तो माइनस के कैप. देखो यहाँ पे माइनस के कैप आ रहा है, यहाँ पे प्लस होगा, तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए. तो इस तरह से शॉर्ट में करना चाहिए, नहीं तो पूरा आप क्वेश्चन करते रहेंगे तो देन यू विल हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू 1 एंड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू 3 आल्सो. बट चाहे तो आप ये कर सकते हो. सेमी इनफाइनाइट वायर है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर होता है सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए. ओके, और यू कैन मल्टीप्लाई दैट बाय 2 टाइम्स, बिकॉज ये दोनों एक जैसा है, तो इंटू 2 टाइम्स और माइनस के कैप ये होगा. एंड दैट इज व्हाट यू आर सीइंग हियर. देखो ये माइनस और ये म्यू नॉट आई और ये 4 पाई आर और ये 2, सो ये कंफर्म हो गया. बट ये जो पार्ट है ये करने की जरूरत नहीं है, उसके बिना भी इसको हम कंफर्म कर सकते हैं. हम जाएंगे 34 प्रॉब्लम में. एक 250 टर्न्स का रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसका लेंथ दिया है, जिसका ब्रेड्थ दिया हुआ है, और ये एक करंट कैरी कर रहा है 85 माइक्रो एम्पियर, और एक मैग्नेटिक फील्ड 0.85 टेस्ला में रखा हुआ है.
what is the work done to rotate the coil by 180 degree against the torque? देखो, rather than seeing it like a coil को मैग्नेटिक डाइपोल जैसे देखोगे तो आपके लिए आपका लाइफ आसान हो जाएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे लो, और हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि अगर कोई मैग्नेटिक डाइपोल इस तरह से रखा होगा तो वो टॉर्क क्यों एक्सपीरियंस करता है, बिकॉज ऑफ द कपल, और वो कपल सब हमने प्रोड्यूस टॉर्क भी प्रूव भी किया है, एम बार क्रॉस बी बार करके हमने प्रूव किया है। तो अगर इसको ऐसे छोड़ा गया तो ऑटोमेटिकली टॉर्क के कारण वो वापस ऐसा हो जाएगा। अभी अगर उसको रोटेट करना पड़ेगा तो यू विल हैव टू डू अ वर्क अगेंस्ट दैट टॉर्क। सो व्हाट इज दैट वर्क? देखो, यहां पे this angle, let's say that is theta, okay, that is the theta which you are going to rotate it. ये जो वर्क है that is not a constant work, because जैसे जैसे आप इसको रोटेट करोगे वैसे वैसे आपका जो टॉर्क है वो स्ट्रॉन्गर होता है। तो यू हैव टू यूज इंटीग्रेशन, और जैसे हम लिखते हैं हमारे ट्रांसलेशन केस में, वर्क इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ बार डॉट डी एस बार। अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो हम इंटीग्रेशन यूज करके ऐसा लिखते हैं। सिमिलरली ये रोटेशनल मोशन में वर्क डन इज टाउ डी थीटा, फोर्स के जगह पे टॉर्क, लीनियर डिस्प्लेसमेंट के जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला इन रोटेशनल मोशन। लिमिट्स क्या होगा? 0 से लेके आपका कितना एंगल तक? 180 डिग्री, दैट इज पाई, ये इतना रोटेट करना है। फिर ये टॉर्क कितना है? टॉर्क इक्वल टू, मैंने पहले भी डिस्कस किया था, दैट इज इक्वल टू एम बार क्रॉस बी बार, दैट इज द टॉर्क। और यहां पे उसको एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोवाइड नहीं करने वाले, उसको स्लोली रोटेट करने वाले। तो जितना टॉर्क एक्सपीरियंस करता है ये मैग्नेटिक डाइपोल, उतना ही टॉर्क हमें अप्लाई करना है इन दिस डायरेक्शन, सो दैट आप उसको स्लोली रोटेट कर पाए। ओके, तो कोई बात अगर समझ में नहीं आ रहा है तो गो बैक एंड लिसन इट अगेन, आपको समझ में आएगा। तो दिस इज एम बी साइन थीटा, ओके, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो एम बी साइन थीटा डी थीटा, तो दैट इज इक्वल टू एम बी कॉस थीटा, लिमिट्स आर पाई एंड 0, और इंटीग्रल है इसलिए माइनस आएगा, इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा इज माइनस कॉस थीटा, इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस ऑफ पाई, that is cos of pi minus cos of 0. This is equal to minus mb, cos of pi is minus 1, this is equal to 2 mb. This is equal to 2 times, what is the magnetic dipole moment? Magnetic dipole moment equal to NIA. Okay, ये कॉइल है इसलिए ये पोल स्ट्रेंथ के टर्म्स में नहीं, मैंने करंट के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया है। नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? 250। करंट कितना फ्लो हो रहा है? 85 माइक्रो एम्पियर। एरिया कितना है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ 2.1 इंटू 1.25, और एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 10⁻⁻⁴ कर दिया है। ये एरिया हो गया, तो ये बी एम हो गया। फिर बी 0.85 टेस्ला। तो ये पूरा अगर आपने कैलकुलेट किया, ये 500, यस, तो इसका आंसर रफली आएगा 9.4 माइक्रो जूल। तो आप देख सकते क्लोजेस्ट ऑप्शन जो है वो 9.1 माइक्रो जूल है, सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो कुछ प्रॉब्लम्स इस तरह से थोड़ा हाई लेवल का रहेगा और इसको प्रैक्टिस कर रहा है मैं। फिर वील गो फॉर द 35th प्रॉब्लम। The arrangement of 3 parallel straight wires, आप देख सकते हैं ये 3 वायर्स है जो डॉट दिखा है, दैट मीन्स दैट वो कंप्यूटर के बाहर आ रहे हैं। ये तीनों वायर्स स्ट्रेट वायर्स है, दे आर कैरिंग द सेम करंट, तो सब में करंट सेम है, आई और आई, along the same direction. What is the magnetic force per unit length on the middle wire? तो अगर 2 वायर्स होते हैं जो पैरेलल होते हैं, they will experience an attractive force. This we have already discussed in one of the problems before. And if they are carrying in opposite direction, they experience repulsive force. We have already done this in one of the problems in the first session. So we know the formula, force per unit length
इज म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो ये दोनों सेम करंट होने के कारण अट्रैक्टिव, यहाँ पे भी अट्रैक्टिव होगा। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो रिपल्सिव है, सेम डायरेक्शन है तो अट्रैक्टिव होगा। तो इसका फोर्स अगर मैं F1 लिखूंगा तो F1 डिवाइडेड बाय D, नॉट D सॉरी, लेंथ, पर यूनिट लेंथ है, तो दोनों का यूनिट लेंथ लेट्स से L, that is equal to mu naught I square because I1 and I2 are same divided by 2 pi D। और आप देख सकते हैं मैग्नीट्यूड वाइज that is equal to F2 by L because दोनों में करंट भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। तो what is the resultant force? That is equal to root of, that is resultant force per unit length, हमको per unit length चाहिए, that is equal to F1 by L the whole square into 2 बिकॉज दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं। दैट इज इक्वल टू, देखो इसका स्क्वायर रूट, इसको स्क्वायर करके स्क्वायर रूट निकाला तो म्यू नॉट आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई डी आने वाला है, और यहाँ पे रूट ऑफ 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट 2 पाई डी। हाँ अभी देखो म्यू नॉट आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट 2 पाई डी, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो वैसे सिंपल है, अगर आप प्रॉपरली स्टेप्स लगाओगे यू हैव टू गेट द आंसर। 36 प्रॉब्लम, देयर इज अ स्क्वायर लूप ABCD दैट इज कैरिंग करंट I। ये देखो करंट I इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे दिखा देता हूँ, एंड इट्स कोप्लेनर, सेम प्लेन में है, कंपेयर टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर XY दैट इज कैरिंग अ करंट कैपिटल I। व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप? ओके, तो लेट अस सी वन बाय वन। BC वायर का जो होगा, सी पहला तो ये जो करंट कैरिंग वायर है, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में जो प्रोड्यूस होता है उसका डायरेक्शन हम लोग पहले लिखेंगे। यूज द राइट हैंड रूल, कीप द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्ल योर फिंगर्स। कंप्यूटर के अंदर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, सो उसको क्रॉस करके हम यहाँ पे डिनोट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड इज क्रॉस इन दिस रीजन। लेट्स टॉक अबाउट BC। BC के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज गिवन बाय, वी कैन डू वन थिंग, ये इस तरह से IL बार क्रॉस कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो जैसे हम लॉरेंस फोर्स लॉ लिखते थे, Q V बार क्रॉस B बार, दिस इज ड्यू टू अ चार्ज्ड पार्टिकल। अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो IL बार क्रॉस B बार करके आपको आंसर मिलता है। तो नाउ डू वन थिंग, ये फिंगर्स को IL बार क्रॉस B बार गोइंग इनसाइड द कंप्यूटर, तो मैग्नेटिक फोर्स कहां पे एक्सपीरियंस करेगा? ऊपर के डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में। ED को देखो, IL बार ऐसा रख दिया, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, क्रॉस B बार नीचे के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, नीचे के डायरेक्शन में। अभी देखो सिमेट्रिक सिनेरियो है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम है, यहाँ सेम। ऑफ कोर्स ये मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे डिक्रीज होता रहेगा, बट यहाँ पे और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सेम है, यहाँ पे सेम है। सिमेट्रिक सिनेरियो होने के कारण ये दोनों का जो फोर्स है वो कैंसिल हो जाएगा। सो फोर्स ऑन BC इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू फोर्स ऑन AD, तो इसलिए वो कैंसिल हो जाएगा। देयर इज नो मैग्नेटिक फोर्स ऑन BC एंड AD। अभी BA, IL बार ऐसा कर दिया, क्रॉस B बार लेफ्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, लेफ्ट डायरेक्शन में। और CD वाला IL बार तो ऐसा रखना पड़ेगा, क्रॉस B बार लेफ्ट डायरेक्शन में, यहाँ पे इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, अभी ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि आप देखो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा इस डायरेक्शन में, दैट इज व्हाई इट विल नॉट बी कैंसिलिंग ऑफ ईच अदर, दो दे आर ऑपोजिट डायरेक्शन। तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, इसको 1 लिखता हूँ, इसको 2 लिखता हूँ, तो फोर्स F1 पर यूनिट लेंथ, बिकॉज दोनों का लेंथ सेम है, ओके, सो आई विल राइट डिवाइडेड बाय L, दैट इज हाउ मच, हाँ इसको पर यूनिट लेंथ बोलेगा तो कैपिटल L लिख देता हूँ क्योंकि दोनों का लेंथ कितना है, कैपिटल L है, तो आई विल जस्ट चेंज दैट, कैपिटल L दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2। देखो स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैं यहाँ पे पहले लिखता हूँ, फोर्स पर यूनिट लेंथ
that is equal to mu naught I1 I2 divided by 2 pi r. तो mu naught I1 I2 I1 I2 capital I and small I divided by 2 pi r. r कितना है L by 2, तो L by 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा. Okay, that is equation number 1. And F2 divided by L will be mu naught II divided by 2 pi, और ये कितना है L plus L by 2, 3L by 2, 3L by 2. ओके, तो ये लेफ्ट में है, ये राइट में है. तो व्हाट इज द नेट फोर्स? देखो पहला तो ये देख सकते हैं कि ये L और ये जो L है ये तो कैंसिल हो जाएगा. ओके, ये L और ये L, ये L और ये L कैंसिल होगा. सो दैट इज इक्वल टू F1 माइनस F2, क्योंकि नेचुरली ये फोर्स ज़्यादा रहेगा. तो म्यू नॉट II2 डिवाइडेड बाई 2 पाई माइनस म्यू नॉट II2 divided by 6 pi. तो let's take 6 pi as the LCM. So ये 3 है, तो 3 2s are 6. 6 mu naught II minus mu naught II into 2. So this is how much? 4 mu naught II. This is 6 and this is 2. 4 mu naught II divided by 6 pi. So 2 2s are 4 and 2 3s are 6. So this is the correct answer. Okay. Can we go for the next one? 37. A current carrying closed loop. Maybe this may be the current. They have not shown the current. In the form of a right angle isosceles triangle ABC is placed in a uniform magnetic field that is acting along AB. तो यहाँ पे जो magnetic field है it is parallel to AB, ये इस direction में है. If the magnetic force on the arm BC, इसके ऊपर जो magnetic force है अगर ये F है तो what is the magnetic force on AC, इसके ऊपर कितना magnetic force है? अभी देखो वी ऑलवेज से दैट दिस फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स जो वेक्टर है इट इज आई एल बार क्रॉस बी बार. देखो ये वेक्टर है, इट इज नॉट अ स्केलर वैल्यू. तो अगर आपने क्लोज लूप लिया तो एल बार 0 हो जाता है. तो क्लोज लूप के लिए हमेशा अगर वो यूनिफॉर्म फील्ड में रखा है, देखो प्रीवियस प्रॉब्लम में नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में क्लोज लूप रखा था, देयरफॉर इट वाज एक्सपीरियंसिंग सम मैग्नेटिक फोर्स, नेट मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर था. बट यहां पे वैसे नहीं है, इट इज केप्ट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. यहां पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. सो क्लोज लूप को कभी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा, इट इज गोइंग टू एक्सपीरियंस टोटल नेट मैग्नेटिक फोर्स 0 बिकॉज दिस एल बार इज अ वेक्टर एंड दैट इज गोइंग टू बी 0. क्लोज कर दिया तो 0 हो जाएगा. नाउ देखो अभी फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय AB हैज टू बी 0 also because IL bar cross B bar will be 0 because IL and B they are in the same direction. IL bar cross B bar ये 0 है because L and B are parallel to each other. sin 0 0 है. That means that ये दोनों को ऐड किया 0 आना चाहिए. That means magnitude of this value has to be equal to the magnitude of this value. और कैंसिल करना है तो वो नेचुरली माइनस होना चाहिए. तो माइनस एफ बार करके हम लिखते हैं. अगर ये एफ है तो ये माइनस एफ बार है, तभी तो ऐड करके 0 हो सकता है. दिस इज कॉम्पिटिटिव, हायर लेवल, एंड वी शुड बी रेडी फॉर सच क्वेश्चंस आल्सो. 38. Two equal electric currents are flowing perpendicular to each other as shown in the figure. जैसे यहाँ पे दिखा है, two equal currents perpendicular symmetrically AB and CD perpendicular to each other. They are perpendicular and they are symmetrically placed with respect to the currents. Where do you expect the resultant magnetic field to be 0? On AB, on CD, on both, like that. अभी देखो, use the right hand rule. Curl your fingers, keep your thumb in direction of current. Curl your fingers. It's going inside the
कंप्यूटर इन दिस रीजन, तो क्रॉस और नीचे वाला आई के कारण, देखो ये ऐसा रखोगे, थंब ऐसा और मेरा फिंगर्स बाहर आ रहा है, दैट मीन्स डॉट, इसके कारण डॉट। अभी यहां पे ऊपर के कारण कमिंग आउट ऑफ द कंप्यूटर डॉट, यहां पे डॉट है, यहां पे क्रॉस था, यहां पे डॉट है, क्योंकि कर्ल कर रहा है ना, तो यहां पे अंदर जाके ऐसे बाहर आ जाएगा, और इसके कारण डॉट ही है। देखो CD पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता क्योंकि दोनों डॉट है, दे विल एड अप। यहां पे सिमेट्रिक होने के कारण एक क्रॉस एक डॉट कैंसिल हो जाएंगे, तो AB पे जीरो है। कॉम्पिटिटिव हायर लेवल का है, थोड़ा सा एप्टीट्यूड लेवल सोच के करना पड़ता है, इट्स नॉट अ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन टाइप। 39. A long straight wire of radius A carries a steady current. तो एक वायर है जिसका रेडियस है A and that carries a steady current I. The current is uniformly distributed over the cross section. The ratio of the magnetic field B and B dash at radial distances A by 2 and 2A from the axis will be how much? Okay, ratio of the magnetic field B, देखो अंदर के पॉइंट पे म्यू नॉट I R डिवाइडेड बाय 2 पाई R स्क्वायर, ये हमने डिराइव किया था एक पहले वाले प्रॉब्लम में यूजिंग द एम्पियर्स लॉ। यहाँ पे अगर आप ये भूल भी जाते हो, यू कैन ड्रॉ द एम्पीरियन लूप, ऐसे एम्पीरियन लूप ड्रॉ करो, करंट इंक्लूड, बट ये फॉर्मूला को बाय हार्ट करना ही अच्छा है। आपको याद है ये वाला हमने किया था, ये ऐसा और ये ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर, ये आपका रेडियस ए, ये इस तरह से मैंने प्रूव किया था, तभी मैंने ये डिराइव किया था, म्यू नॉट आई डिवाइडेड इंटू आर डिवाइडेड बाई 2 पाई ए स्क्वायर। रेडियस ए है तो यहाँ पे ए स्क्वायर लिख देंगे आप, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बाय हार्ट करने का, क्योंकि बार बार कौन डिराइव करता बैठेगा इसको, तो बाय हार्टेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर करके लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वैल्यूज डाल दो, म्यू नॉट आई और आर का वैल्यू कितना है a बाई 2 और ये 2 पाई ए स्क्वायर, ये आपका हो गया b, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। और बाहर जो होगा दैट इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय, ये देखो ये इनफाइनाइट वायर जैसा हो गया ना, इट्स एन इनफाइनाइट वायर, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ये आपका इनफाइनाइट के लिए, सेमी इनफाइनाइट के लिए 4 और इनफाइनाइट के लिए 2, दिस इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई, और ये क्या है बेस लाइन, दैट इज 2a इंटू 2a, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो व्हाट इज द रेशियो b डिवाइडेड बाय b डैश। अभी देखो जो कॉमन टर्म्स है ना, इनको कैंसिल कर देंगे हम। ओके, देखो पहला तो ये जो a है और ये a यहाँ पे a हो जाएगा, वो उसको पहला कर देते हैं, तो म्यू नॉट आई कैंसिल, 2 पाई कैंसिल, ओके, और यहाँ पे a है और यहाँ पे भी a है, वो कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, सब कैंसिल हो गया, तो रेशियो कितना है 1 तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, ये कॉम्पिटिटिव लेवल का है, थोड़ा सा अच्छा लेवल का, वेयर यू हैव टू रिमेंबर सम मोर फाइनर इक्वेशंस। और ऐसा मान लो कि आप भूल गए ये फॉर्मूला, इसको डिराइव कर लो यूजिंग द एम्पियर्स लॉ। डिराइव करने के लिए ऑलवेज रेडी रहना चाहिए। क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ b बार डॉट dl बार इज प्रोपोर्शनल टू द करंट एंक्लोज्ड, फिर करंट एंक्लोज्ड फाइंड आउट करो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड देन यू कैन फाइंड दिस आउट। ओके, नाउ वी गो फॉर द 40th प्रॉब्लम। An electron moving in a circular orbit of radius r makes n rotations in 1 second. अभी मुझे पता है वो क्या पूछने वाले हैं, तो therefore I'll do one thing. तो how many rotations? Not how many rotations. I think one rotation कितने टाइम में करेगा? We should ask a question like that. So that I get the time period, क्योंकि वन रोटेशन में जो टाइम होता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो टाइम पीरियड इक्वल टू 1/n सेकेंड्स करके मिल जाता है, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। फिर आगे पढ़ो,
What is the magnetic field produced at the center? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है तो नेचुरली एक चार्ज्ड पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, दैट इज करस्पॉन्डिंग टू करंट, एंड करंट के कारण देयर हैज टू बी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर. तो सेंटर ऑफ अ सर्कल का जो है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई. ये तो जेनेरिक कर्व के लिए है, बट ये थीटा का वैल्यू 2 पाई हो जाता है बिकॉज इट इज कंप्लीट सर्कल, तो 360 डिग्री फॉर्म हो गया. तो देयरफॉर इट इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r. ओके, तो अभी देखो म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2r लिख दो, और यहां पे करंट कितना है? करंट इज नथिंग एल्स बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. तो चार्ज E है और एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में वो T टाइम लेगा, तो मैंने चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम लिख दिया. नाउ व्हाट इज दिस टाइम? इट इज 1/n, तो E इंटू n हो जाएगा. तो म्यू नॉट NE डिवाइडेड बाय 2r, ये आपका आंसर है. ओके, तो यू कैन सी दैट ये जो लास्ट 10 प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में किया है, आई हैव ट्राइड टू कीप द लेवल क्वाइट गुड बिकॉज सम प्रॉब्लम्स विल बी देयर in at least you can take 50 में से 10 questions which will be of a good level and we should be able to solve this one. I have tried to cover the entire different topics of magnetic effects of electric current throughout these 40 problems, and I hope that this has been really useful and it will help you in cracking CET very nicely. Okay, thank you so much for watching. See you in the next session. Thank you so much.